बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में अपनी नौइयत का मुनफरिद पेपरलेस विफाकी काबीना का इजलास हुआ और अगर देखा जाए तो ये डिजिटल ऑटोमेशन की जानिब एक बड़ी पेशरफ्त है। यानी कोई कागज़ इस पूरे इजलास में आज नहीं इस्तेमाल किया गया। और मैं देख रहा था कैबिनेट सेक्रेटरी सरदार अहमद नवाज सुकेरा साहब की ट्वीट, जिसमें उन्होंने कहा कि इससे एक तो जो कागज़ है उसकी लागत में भी कमी आई है क्योंकि इस्तेमाल ही नहीं हुआ, और साथ में वक्त जो है वो भी ज़्यादा इसमें नहीं लगता। और ये पेपरलेस इजलास था और अब यही कहा जा रहा है कि आइंदा जितने भी इजलास होंगे वो डिजिटल ऑटोमेशन के तहत किए जाएंगे। तो मैंने कहा एक मुनफरद पेशरफ्त, इसलिए ज़रा स्टार्ट इससे किया जाए। दूसरी जानब जहाँ तक एजेंडा है वफाकी काबीना का, इसमें मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल ज़ेर बहस आई। जो हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि इक्तिसादी शरह नमू 3.9 है, यानी 4% है। इस बेहतरी को सराहा गया। आगे चल के वजीर मनसूबबंदी असद उमर साहब ने इसके महरक़ात भी बताए प्रेस ब्रीफिंग में, और उन्होंने कहा कि इसकी बड़ी वजह यह है कि जो तरसीलात ज़र हैं पिछले 10 माह में वो 5.4 अरब डॉलर्स की पाकिस्तान आई हैं, और एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर ये 6.5 अरब डॉलर तक जा सकेंगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि मुल्क में जो बड़ी फसलें हैं, मकई की, गन्ना, चावल और गंदम, उसकी बहुत अच्छी पैदावार हुई। फिर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत इजाफा हुआ, 10% के करीब इजाफा हुआ। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर, रियल स्टेट, उसमें भी बेहतरी आई है। दूसरी जानब जो अहम इशू था वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से भी बात की गई, और इस हवाले से काबीना को पेशरफ से आगाह किया गया। ईवीएम्स का बहुत ज़्यादा चर्चा है और कहा जा रहा है कि ये ट्रांसपेरेंसी के लिए कलीदी किरदार अदा कर सकती हैं। फवाद चौधरी साहब जो वज़ीर इत्तलात हैं, इससे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वज़ीर थे, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हुकूमत चाहती है कि जो आइंदा होने वाले इलेक्शन है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तहत हो, ताकि ये जो मुबैना धांधली के इल्ज़ाम लगते हैं हर दफ़ा हारने वाली जमात की जानिब से, इसका वंस फॉर ऑल ये मामला सेटल हो जाए। इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। फिर अगर जो अपोजिशन की सियासत देखें तो हमने कल भी बात की थी अपने शो में कि शहबाज शरीफ साहब मुतहरक नजर आ रही हैं। कल उन्होंने इशाइया दिया, पीपल्स पार्टी एनपी मौजूद थी, उनको दावत दी दोबारा पीडीएम में शमूलियत की। आज इस सिलसिले में उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की। शहबाज शरीफ इस पे मुतहरक हैं, लेकिन मरीम नवाज साहिबा और मौलाना फजल रहमान साहब जो पीडीएम के सदर हैं, उन्होंने कहा कि जो कल के इशाइये से पीडीएम का कोई लेना देना नहीं। पीपल्स पार्टी और एएनपी ने जो तज़ीक की है पीडीएम की उनके बकौल, उसका अजाला करेंगे तो फिर ये वापसी मुमकिन हो सके। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में जरा इन नुकात का जायजा लेंगे। दो इंतहाई मौजू और नुमाइंदा शख्सियत मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, हमें बहुत खुशी है एंड वी आर ऑनर टू हैव विद अस सेनेटर एजाज चौधरी साहब जो इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेट का तवील इजलास हुआ, आपका बहुत शुक्रिया एजाज साहब कि आपने हमें वक्त दिया। सीनियर सहाफ़ी, सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट मज़हर अब्बास साहब, सर इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू इन माय शो। स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं। मैं एजाज चौधरी साहब आपसे गुफ्तगू आगाज़ करूँगा। आज तो वैसे फ़लस्तीन पे बहुत ज़्यादा बात हुई और वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने बड़ा दबंग बयान भी दिया, वहाँ भी तगड़ा केस लड़ा, और उन्होंने कहा कि ये जो बेपरकी उड़ाई जा रही है कि पाकिस्तान में अमरीकी अड्डे, उनका ये हो ही नहीं सकता और पाकिस्तान महफूज हाथों में, उस पर हम आएंगे। पहले ज़रा ये बताइए कि इक़्तिसादी शरह नमू 3.9% यानी 4% बताई जा रही है। मरियम साहिबा चूंकि आपकी अपोजिशन जमात है और इससे पहले उनका दावा है कि वो जब छोड़ के गए तो 5.8 थी। उनका ये फिगर्स फज्ड हैं, कि जाली फिगर्स हैं और ये हो नहीं सकता। ये बहुत कैसे हो शुक्रिया गया? अनवार भाई। देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूं, जहाँ तक हमारे मुल्क के अंदर इन 2.5-3 बरस के अंदर अपोजिशन का हमने रोल देखा है, वो किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, किसी हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। मिसाल के तौर पे जब तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभाली तो सारा $9 बिलियन पड़ा हुआ था। और हमारे फॉरेन रिजर्व्स में। जी हाँ, और आपने 1 साल के अंदर अंदर $10 बिलियन वापस करना था। फिर आपने देखा कि यानी अब 15 महीने हो गए हैं कोविड को, एक ऐसी वबा की शिकार मुल्क हो गए कि दुनिया में उनकी मईशतें बैठ गईं। हम भी गुज़श्ता साल मार्च अप्रैल मई जून तक, यानी वो जो लॉकडाउन था वो बड़ी हिकमत से हुकूमत ने जो प्लान किया उसमें से निकाला कौम को। उसने भी ज़ाहिर है एक मरतबा मीशत को बहुत नीचे ले जाना था। दुनिया तो कोलैप्स हो गई है, उसके मुकाबले में पाकिस्तान की जो बड़ी कमज़ोर मीशत थी पहले से ऑक्सीजन टेंट में थी, उसको मैं समझता हूँ आहिस्ता आहिस्ता ये जो पिछले 4-5 महीने गुजरे हैं इसमें रियल सक्सेस जो है वो सामने आना थी। मैं वजह उसकी बताता हूँ। देखें,
एग्रीकल्चर सेक्टर में मैं कोई तकरीबन 1 साल से ये बात चैलेंज करके टॉक शोज़ में कह रहा था कि जब से पीटीआई की हुकूमत आई है, किसी किसान को किसी फसल के अंदर ऐसा नहीं कह सकते कि उसे नुकसान हुआ है, वो मुनाफा लेके घर गया है। जाहिर है उसका एक्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है कुछ वक्त उसके ऊपर आना था। चुनाचे 3 क्रॉप्स ऐसी गुजरी ऊपर नीचे से, राइस, मेज और वीट। ये तीनों यानी ऐसी फसलें हैं जो पाकिस्तान में लार्ज स्केल इनकी सोइंग। मेज कॉटन जो है कपास है जी नहीं, मेज मकई। मकई, ओके। कॉटन में भी, कॉटन अगरचे कम हुई, हाँ, मैं इसलिए कहता हूं, लेकिन वो कम कॉटन में भी मैं अर्ज करता हूं नुकसान नहीं हुआ फार्मर को। मैं तो फार्मर के फायदे की बात कर रहा हूं। शुगर केन है, आप, मैं उसके बारे में भी आपसे अर्ज करता हूं। जो पंजाब गवर्नमेंट में वजीर आजम कहने पे कानून साजी हुई कि जी क्रशिंग 1 नवंबर को शुरू होगी, 15 दिन के अंदर पेमेंट हो जाएगी, और जो सूख जाता था उनका सारा गन्ना फार्मर का, वो ऐसा नहीं होगा। जो सीपीआर महीनों और सालों चलती रहती थी, उन्होंने कहा 15 दिन गुजरेंगे तो वो एक चेक की सूरत से इख्तियार करेगी और वो पर्चा दर्ज हो सकेगा 489F का। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि फार्मर को उसके गन्ने की जो रकम थी उसको फौरन मिल गई 15 दिन के अंदर अंदर। चुनाचे उसने वीट प्लान कर ली, गंदम की फसल को प्लान कर लिया। ये फिर मैं फजल साहब, ये तो आप बता रहे हैं जो किसान और ग्रोअर को हुआ। हाँ। जो मेरी तरह और आपकी तरह मिडिल क्लास के मैं लोग आपसे एक बात मुझे पूरी कर लेने दें। देखें, आपकी 65% आबादी किससे वाबस्ता है? ज़राअत से वाबस्ता है। अगर 65% आबादी के अंदर मुनाफा हो रहा है फार्मर को, छोटे को, बड़े को, तो इसका मतलब है कि उस आबादी के अंदर बराह रास्त जो कोरोना के नतीजे में या पिछले सारा कम्युलेटिव इफेक्ट था उसके नतीजे में वो वाली परेशानी नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, एहसास प्रोग्राम के तहत आपको मालूम है कि कमोबेश 200 अरब रुपया जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ। हाँ, तकरीबन 1.25 करोड़ घरों के अंदर। ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है और ये एक बड़ी तादाद है। यानी उसका एहतमाम किया गया कि कोविड की वजह से नीचे जो मईशत जा रही है उसका ख्याल रखा जाए। उसके बाद जो इंसेंटिव लार्ज इंडस्ट्री को दिए गए थे, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दिए गए थे, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, क्यों नहीं हो रही? वो हफीज पाशा साहब का भी जिक्र करते, पर मैं मैं आपसे अर्ज करता हूं, जो टेक्निकल एक्सपर्ट, मैं आपसे अर्ज करता हूं, मैं तो देखें अदाद शुमार के ऊपर पाकिस्तान के अंदर अदारों के दरमियान इत्तफाक राय है, इस पे तो आप मानते हैं जी। जब इसहाक डार ने फिगर्स फज की थी तो आपको पता है कि जो ऑफिसर थे ब्यूरो के स्टैटिस्टिक के, उन्होंने आके खुले और छुपे ये बात आउट कर दी थी कि हमें दबाव मिला। नतीजा क्या हुआ? IMF की तरफ से पाकिस्तान को हर्जाना देना पड़ा, जुर्माना अदा किया गया फज फिगर्स की वजह से। देखें, ये तो दुनिया बड़े सिमट के एक नुक्ते पे आ गई हुई है। आज अगर खुदा न खास्ता, यानी अपोजिशन के कहने के मुताबिक कहीं ऐसा हुआ तो हम क्या बच सकेंगे उससे? उसमें भी आपको मैं जरा मजर साहब को इसलिए मैं ये आपसे अर्ज करता हूं, ये फिगर्स एग्जैक्ट हैं और उसकी वजह यह है कि आपकी इकोनॉमी आगे बढ़ी है। मजर अब्बास साहब, सर आप इस हवाले से क्या कहेंगे? ये मैंने ये सवाल रखा था कि अच्छी बात है, हमें तो खुशी है और अल्लाह करे इससे बेहतर भी इकोनॉमी में टर्न अराउंड है। आपकी क्या असेसमेंट है इस हवाले से? शुक्रिया अनवार। देखिए, मुझे इससे ज़्यादा क्या खुशी हो सकती है कि अगर अब पाकिस्तान की इकोनॉमी ऊपर जा रही हो, पाकिस्तान मजबूत हो रहा हो, पाकिस्तान माशी तौर पे ताकतवर हो रहा हो। लेकिन मैं कोई माहिर इक़्तिसादियात नहीं हूँ, लेकिन मैं एक आम आदमी के लेवल पे जब जाके देखता हूँ, जब मैं किसी मेडिकल स्टोर पे जाके दवाओं का पूछता हूँ, तो मुझे वो पिछले 3 साल के मुकाबले में कोई 300% ज़्यादा होती है जी। अब अगर आपकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हो रही है और खुदा करे और अच्छे इंडिकेटर्स हैं, तो कोई शक नहीं, लेकिन अगर उसका असर निचले तबके तक ना पहुंच रहा हो और उसे आज भी दवाओं के लिए, शक्कर के लिए, अब देखिए ना, आप चीनी जो है एक जमाने में एक्सपोर्ट किया करते थे, फिर हमने इम्पोर्ट की, गंदम एक्सपोर्ट किया करते थे, हमने इम्पोर्ट की, और ये दोनों चीजें बिल्कुल समझ से बालातर है कि जो चीज हम एक्सपोर्ट करते थे वो हमें इम्पोर्ट क्यों करनी पड़ रही जी। बहुत से शोबों में तरक्की की, जिस तरह भी एजाज साहब बता रहे थे, बिल्कुल एहसास प्रोग्राम है और भी जो सेहत कार्ड है, ये सारी अच्छे इनिशिएटिव हैं। लेकिन मेरा और आपका देखने का अंदाज है वो यही है कि जब मैं मार्केट जाता हूँ, जब मैं आम आदमी, और आम आदमी हम किसको, मैं जाती तौर पे आम आदमी उसको समझता हूँ
जो रोटी और प्याज से अपनी जिंदगी गुजारता है, जो रोटी और दाल से अपनी जिंदगी गुजारता है, अगर रोटी 12 रुपए की मिल रही है तो उसके लिए कोई बेहतर, आप दुनिया में बेहतरीन आपकी इकोनॉमी हो, उसके लिए बेहतर इकोनॉमी नहीं है। हाँ, अगर वो रोटी कल जो है वो 10 रुपए की हो जाए और फिर 8 रुपए की हो जाए तो उसका तर्ज जिंदगी बड़ा मुख्तलिफ होगा। वो शायद अगर 4 रोटियां खा रहा है तो फिर 4 रोटियां ही खाएगा, 2 रोटियां नहीं खाएगा। हम जिस चीज को देखते हैं, हम क्या, ये मुर्गी की कीमत बढ़ दी, मुर्गी की कीमत आम आदमी का मसला नहीं है, मटन की कीमत आम आदमी का मसला नहीं है, इवन शक्कर की कीमत आम आदमी का मसला नहीं है। ये जो इश्यूज होते हैं, हम बिल्कुल दूसरे नुक्ता नजर से, हाँ बेशुमार तरक्की हुई है, कंस्ट्रक्शन के शोबे में हुआ है, सीमेंट के शोबे में, हर शोबे में आप ऊपर जा रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी में भी इजाफा हुआ है, बेरोजगारी कम नहीं नजर आ रही हमें। जो है रोजगार, आप चले जाएं, आप बैंक में चले जाएं, बैंक की हालत देख लें कि कट, हर जगह कट लग रहे हैं। अगर होना तो ये चाहिए था कि वो जो चीजें हुई हैं जी, तो जो रोजगार खुलने चाहिए थे, बैंक में भी एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए थे, दूसरे शोबों में भी एम्प्लॉयमेंट के दरवाजे खुलने चाहिए थे, नहीं हो रहे अभी। हो सकता है इसमें कोविड का भी अमल दखल हो, लेकिन जो हमारे यहाँ परसेप्शन बनता है, और एजाज चौधरी साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, पुराने पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, हमारे यहाँ पॉलिटिक्स की डायरेक्शन इस तरह सेट नहीं होती। ये हम कोई बहुत ही मिच्योर डेमोक्रेसी नहीं है जहां हम इस बुनियाद पर वोट देते हो किसी को कि इसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। बहुत हम किस बुनियाद पे देते हैं, यार ये आरआई है, ये कश्मीरी है, ये इसने ये जो उसने दूसरे ने बहुत काम किया होगा, लेकिन ये मेरे बरादरी का नहीं है, मेरी जात का नहीं है, मेरे पास का नहीं है। हमारी जब तक ये सोच नहीं बदलेगी, और ये सोच उस वक्त तक नहीं बदलेगी जब तक इस मुल्क में जागीरदाराना निजाम मौजूद है, जब तक आप इस मुल्क में जागीरदाराना निजाम को नहीं खत्म करेंगे, उस माइंडसेट को नहीं खत्म करेंगे, ये जो चीजें हैं, ये जो तरक्की हो रही है, ये मुझे मेरी नुक्ते नजर से अमीर तर होता जा रहा है, और शायद गरीब की जिंदगी में कोई बहुत बड़ा इनकलाब नहीं आया, बेहतरी जरूर आई। चलिए, ये आपका नुक्ता नजर है। मैं एजाज चौधरी साहब, यही सवाल आपने सारा सुन लिया, जवाब दीजिएगा। लिटमस टेस्ट ये है कि कॉमन मैन पर्सपेक्टिव से अद्वियात की कीमतें, शक्कर की कीमत, मुर्गी का गोश्त, अंडे, इनमें इजाफा हुआ है, इनमें कमी नहीं वाक़ अनवार भाई, मैं आपसे एक बात अर्ज करता हूँ, और मैं 100% इत्तफाक करता हूँ जो तबसरा मज़हर अब्बास साहब ने किया है। अभी जो हमारे जैसे आम लोग हैं ना, उनकी ज़िंदगी में कोई बहुत ज़्यादा बेहतरी नहीं हो, इस बात को एडमिट करना चाहिए। लेकिन मैंने उसकी वजूहात आपको बताई हैं। हमने जितना कर्ज लिया उससे 4 गुना ज़्यादा कर्ज वापस किया। जिस सिचुएशन में आप फंसे हुए थे उसमें निकलना मकसूद था ना। हम बिल्कुल डिफ़ॉल्ट के धाने के ऊपर थे, बल्कि डिफ़ॉल्ट ही थे तकरीबन। हमने वहाँ से मुल्क को निकाला, पहली बात तो ये। अच्छा, मैं इस बात का भी जवाब आपको दे दूँ, 92 लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ, बाकी हजारों अद्वियात हैं जिनकी कीमतें या वहीं की वहीं हैं या कमी वाक़या हुई। एक बात मैं आपको, जिस तरह मैंने पहले यानी एग्रीकल्चर के बारे में चैलेंज करके कहा ना, ये अद्वियात के बारे में आपसे कह रहा हूं। लाइफ सेविंग ड्रग्स में वजह उसकी मैं बताता हूँ, आप सुने। उसका सारा जो रॉ मटेरियल था वो सारा इंपोर्ट होता था, उसकी कीमत चली गई थी बहुत ज्यादा। या हम डायरेक्ट इंपोर्ट करते, या यानी डायरेक्ट इंपोर्ट करते तो बहुत महंगी थी। अगर उसका रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके यहाँ पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती तो वो निस्बतन कम थी। चुनाचे हमने उसको रियल शेप देने के लिए बाकी सारी अद्वियात की कीमतें वहीं की वहीं हैं। उसके बाद जो आपने सेहत कार्ड का खुद जिक्र किया, सेहत कार्ड एक ऐसा स्टिमुलस है कि जो पूरी सेहत की जितनी वाबस्ता चीज़ें हैं ना, अस्पताल हैं, डिस्पेंसरी हैं, डॉक्टर हैं, पैरामेडिक्स हैं, सबको एक बूस्ट देने जा रहा है। मैं आपको यानी मजाक ना समझिएगा, कोई एक आया व्हाट्सएप लिखा हुआ था कि कराची का एक फलां आदमी है, कैंसर का मरीज है, तो किसी ने जवाब में उसे लिखा हुआ है, इसको कहो कि अपना शनाख्ती कार्ड पे एक एड्रेस तब्दील करा ले नादरा के पास जाके, और केपीके का एक एड्रेस लगा। यानी कि केपीके में चूंकि वो पूरा 100% कवर हो गया है, तो आप वहां पर यानी आप देखेंगे डिस्पेंसरियां बढ़ रही हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, पैरामेडिक्स एम्प्लॉयमेंट। ये अगर इस 31 दिसंबर तक पूरे पंजाब में हो जाता है तो दैट मीन्स 70% ऑफ द पाकिस्तान इज कवर्ड इंशाल्लाह। चुनाचे ये वाला पहलू भी कवर हो जाएगा। और मैंने तो दुनिया में, मगरब में
हुकूमतें गिरती और बनती देखी हैं सिर्फ एक इसी बात के ऊपर हेल्थ कि इशू, उनकी हेल्थ पॉलिसी जो है वो किस किस्म की है। परसेप्शन की भी बात की मजर अच्छा, अब्बास नहीं साहब ने वो की। ठीक है, उसमें अभी देखिए परसेप्शन बनता है शहरी जिंदगी से, ठीक उसमें है। तब्दीली आप कहते हैं अभी नहीं है। अभी उस 25-30% में 10-15% लोगों तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो जो मर्जी बिक रहा हो, जितने का हाँ, मर्जी बिक वो रहा ले हो। लेते हैं। आप देखें ना क्या मार्केट में किसी चीज की आप ये कहें जी वो टनों के हिसाब से बाकी रह गई, खरीदी किसी ने नहीं है, जिस कीमत से वो लेके आता है उसी कीमत में। इसमें भी एक प्रॉब्लम है, अभी तक जो मिडल मैन है ना, आपकी ग्रे इकोनॉमी है, ठीक है ना। एक फलसफा ये है कि उसने सहारा दिया हुआ है, लेकिन मुझ जैसे गरीब आदमी का उसमें यह कहना है कि वो एक मसनूई राइज करता है, ठीक है ना जी, वो कीमत को बढ़ाता है, ठीक है। उसमें हमारी गवर्नेंस का भी दखल होगा, ये मैं इससे नहीं करता। ये इंशाल्लाह आप देखेंगे इस साल के अख्ताम तक, जब सप्लाई एंड डिमांड जो है ना सबसे बड़ा फैक्टर होता है, सबसे बड़ा फैक्टर मैं कह रहा हूं, अगर किसान के हाथ में किसान कार्ड चला जाएगा, वो मोहताज किसी आड़ती का या मिडल मैन का नहीं रहेगा, डायरेक्ट पैसे बैंक से लेगा और 6 माह बाद बैंक को वापस अच्छा करेगा। सेटर साहब, आप बार बार साल के आखिर का कह रहे हैं, लेकिन ज्यादा चैलेंज ये है, ये 11 जून को जो बजट आ रहा है, देखें इंशाल्लाह वो तो अब आ रहा है, इट्स राउंड द मैं कॉर्नर, आपसे अर्ज करता हूं, उसमें लोगों की बड़ी बजट जो है नजरें जमी हुई हैं। बजट जो है ना, आपको देखेंगे आइंदा सारे आने वाले बजट जो हैं वो पब्लिक स्पेसिफिक होंगे, वो अदारों के स्पेसिफिक नहीं होंगे। हमने इतनी स्ट्रेंथ गेन कर ली है कि वो पब्लिक स्पेसिफिक, यस, ठीक है। तो वो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह, बाकी वो नंबर का मसला होता है, नंबर इंशाल्लाह अब जरा मैं हमारे चूंकि पूरे। आपकी मौजूदा फैसला उठा के मजर अब्बास साहब पॉलिटिकल मैनेजमेंट की जरा बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये तो हमने जरा एक कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से बजट पे भी बात की। बताइएगा, शहबाज शरीफ साहब मुतहरिक हैं और पीपल्स पार्टी के वफ्द से भी उन्होंने मुलाकात हुई, एएनपी को भी, मरियम साहबा से आज जब पंजाब के वाले सवाल हो चुके, एजाज चौधरी साहब पंजाब पीटीआई के सदर भी हैं, तो उन्होंने कहा नंबर्स का इशू नहीं है हमें, लेकिन यह है कि मेरे ख्याल में शायद अभी उनका वो हटाना नहीं चाह रहे, वो चाह रहे हैं कंटिन्यूटी हो। उस्मान बुज़दार साहब कल हमारे शो में साबिर शाकिर साहब थे, वो कहते बड़े लकी हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब चाहते हैं उस्मान बुज़दार साहब कंटिन्यू करें, मरियम साहबा चाहती है कंटिन्यू करें, इवन चौधरी परवेज इलाही साहब भी चाहते हैं, चौधरी निसार साहब भी शायद कल हल्फ लेने जा रहे हैं। आपको क्या नजर आ रहा है, शहबाज शरीफ साहब का मुतहर्रिक होना, पीपल्स पार्टी से रवाबित बढ़ाना, जहांगीर तरीन फैक्टर सबसाइड तो कर गया, लेकिन उन्होंने कहा हम ग्रुप की हैसियत से 2023 तक रहेंगे, चौधरी निसार साहब कल हल्फ लेने जा रहे हैं, आप समझते हैं कि कोई हलचल है सियासी उस पर मैदान में, या आप समझते हैं ये टर्न ऑफ इवेंट्स हैं एंड दे विल डाई डाउन विद पैसेज ऑफ टाइम? देखिए, मेरी और इरशाद भट्टी साहब की तो ये शर्त लगी हुई है 2018 से, मैंने कहा वो 2023 तक कहीं नहीं जा रहे। अच्छा। उस्मान बुज़दार, देखिए उसकी उस्मान बुज़दार आए किस तरह थे वो एजाज साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन वो नंबर 1 चॉइस नहीं थे। नंबर 1 चॉइस जहांगीर तरीन थे, जहांगीर तरीन डिस्क्वालीफाई हो गए, शाह महमूद कुरैशी प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन हार गए या हरवा दिए गए, जो भी पॉलिटिक्स अपनी जगह है पीटीआई के अंदर की। कोई इतनी ग्रुपिंग्स की वजह से कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था जिसपे इत्तेफाक राय होता, तो उस्मान बुज़दार साहब, हालांकि वो नए नए आए थे पार्टी में, बहुत जूनियर थे, लेकिन वो खुशकिस्मत निकले, उनको इमरान खान की हिमायत हासिल हुई, इमरान खान ने उन्हें नामजद किया, आज तक इमरान खान उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इमरान खान का स्टाइल यही है क्रिकेट के जमाने से कि अगर कोई खिलाड़ी उनको पसंद आ जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा चांस देते हैं, ताकि उसमें अगर मैच्योरिटी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो फिर मजबूरी होती है। तो अब तक तो मुझे लग रहा है कि अगले इलेक्शन तक उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे, वो अपनी जगह मौजूद है। जहाँ तक शहबाज शरीफ या ऑपोजिशन, पीटीआई या पीटीआई की गवर्नमेंट का प्रॉब्लम ऑपोजिशन नहीं है, उनका प्रॉब्लम इंटरनल अपनी प्रॉब्लम है, और वो बदकिस्मती से 2013 में बहुत ज्यादा 2013 से चल रही है, जब पार्टी इलेक्शन हुए थे, उस वक्त से तहरीक इंसाफ के अंदर की जो तफ्तीश है वो गवर्नमेंट बनने के बाद भी दूर नहीं हुई, वो आज तक मौजूद है। उसके हम ट्रिकल डाउन इफेक्ट देखते हैं, कभी कराची में देखते हैं, कभी नौशेरा में देखते हैं, कभी पंजाब में देखते हैं, और वो चलते रहेंगे। बस क्योंकि पीटीआई ने एक बदकिस्मती हुई कि पीटीआई ने अपने अंदर के इलेक्शन खत्म कर दिए। पीटीआई के अंदर हमेशा आमतौर पे हमारे यहाँ यही होता है कि जब किसी पार्टी की गवर्नमेंट बन जाती है तो वो पार्टी को बुला दिया जाता है, ठीक, और पार्टी डोमिनेट नहीं करती, हालांकि पार्टी पॉलिसी डिटरमिन करती है। सिक्योर डेमोक्रेसीज में पार्टी लाइन देती हैं गवर्नमेंट को, अपनी गवर्नमेंट को। यहाँ होता यह है कि पार्टी के ओहदेदार गवर्नमेंट के ओहदेदार भी बन जाते हैं, और यही प्रॉब्लम रहती है।
पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने की मैं हमेशा इस चीज का हो रहा हूं, हमेशा एडुकेट किया इस बात को कि अगर पार्टी स्ट्रांग होगी तो आपकी गवर्नमेंट अच्छी चलेगी, पार्टी कमजोर होगी तो गवर्नमेंट भी बैठ जाएगी। और यही लग रहा है कि पीटीआई के अंदर इलेक्शन का, डेमोक्रेसी का प्रोसेस खत्म हो गया है, इलेक्शन का प्रोसेस खत्म हो गया है। एक इलेक्शन के बाद अब नॉमिनेशन हो जाती हैं, वो प्रोसेस जो है जब तक दोबारा रिवाइव नहीं होगा उस वक्त तक पीटीआई को प्रॉब्लम होगी। इसी वजह से इमरान खान साहब से भी एक मरतबा मैंने कहा था कि आपको अपने सक्सेसर की तरफ देखना चाहिए, यानी आप हैं आज, अल्लाह करे आप और 10 साल रहें, लेकिन आपके बाद क्या होगा ये इंपॉर्टेंट होता है। पार्टी स्ट्रांग होती है, इंडिविजुअल स्ट्रांग नहीं होते। हमारे यहाँ चाहे मारूती सियासत हो या शख्सी सियासत हो, जब तक वो पार्टी पॉलिटिक्स नहीं स्ट्रांग होगी, पार्टी स्ट्रांग नहीं होगी, उस वक्त तक डेमोक्रेसी स्ट्रांग नहीं होगी। और डेमोक्रेसी स्ट्रांग नहीं होगी तो आप इंस्टीट्यूशन नहीं बना सकते, और इंस्टीट्यूशन नहीं बना सकते तो आप कभी भी एक स्टेबल गवर्नमेंट लेके नहीं चल सकते। ठीक, मैं एजाज साहब, आप सर क्या कहेंगे? मदर साहब का ओपिनियन ये है कि शहबाज शरीफ साहब, चौधरी निसार साहब या पीपल्स पार्टी आपके लिए चैलेंज नहीं है, पीडीएम खुद ही आप अपने लिए चैलेंज है। मेरा ख्याल है कि इस बात से मुझे इत्तेफाक है, हमारी अपोजिशन कोई चैलेंज नहीं है, उनके पेश नज़र कोई मकसद नहीं है, उनके पेश नज़र कभी भी कोई मकसद नहीं। हमारे नंबर्स का तो इशू कोई नहीं है। आप देखें ना, नंबर्स अगर उनके इतने होते, उनके नंबर्स हैं, उनके पास नज़रिया नहीं है, उनके पास मकसद नहीं है। वो सिर्फ यानी दोनों पार्टियां अपने जो लीडर्स हैं ना, उनके जराइम पे या पर्दा डाल रही हैं या उनको उन जराइम से किसी तरह बाई हुक और क्रुक निकालने की कोशिश कर रही। इसके अलावा अगर पाकिस्तान की अपोजिशन कुछ कर रही है तो मुझे आप बताइए, वरना ये अपोजिशन बड़ी स्ट्रांग होकर सामने आ सकती थी। ये जो बिखरे रहते हैं हर वक्त, एक दूसरे के जूतम पे इज़हार है, वो तो एक बात है। दूसरा, मैं 1000% इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि पीटीआई को एक पॉलिटिकल पार्टी बनना चाहिए, और इसमें आपका इत्तेफाक करना इतना अच्छा नहीं, आपका इस पर एक काम करना ज्यादा बेहतर है। मैं आपसे नहीं, मैं उसकी अगली वजह बयान करने लगा और बरसरे मजलिस ये बात कह रहा हूँ, कोई छुपा के नहीं कह रहा। दो आ रहा है इस वक्त पीटीआई के अंदर। अच्छा, एक ये कहते हैं कि जब हुकूमत बन जाए तो फिर पार्लिमानी पार्टी ही पॉलिटिकल पार्टी होती है, एक वो है। एक मैं हूं कारकुनान का नुमाइंदा, मैं यूं कहता हूं कि नहीं, पीटीआई इज पीटीआई, वो मुस्तकिल बिजात चीज है। सियासी जमात को बरकरार रहना है, सियासी जमात अगर बरकरार रहेगी तो वो दरमियान में होगी, एक तरफ हुकूमत होगी, दूसरी तरफ आवाम होंगे, उनके दरमियान एक पुल का किरदार अदा करेगी। इसलिए मेरी राय इस पे है और मैं अंदर अपनी इस पे बात करता रहता हूँ। चूंकि पीटीआई के मामलात बरसरे आम जेर बहस होते हैं, इसलिए मैंने अपनी राय दे दी है। उस्मान बुज़दार, इस पे बहस खत्म हो जानी चाहिए। अच्छा, सब लोगों को क्लोज चैप्टर, दिस चैप्टर शुड बी क्लोज। नहीं, वो पिछले दिनों आप ही के जो कोलीग्स हैं, जो है उसी पे एमपीएस और एमएनएस, उसी पे मामला उठाया, उसी पे आ रहा हूं। अगर मजहर भाई की ये बात दुरुस्त है और दुरुस्त यकीनन है, मान लेनी चाहिए कि उन्होंने खुद कहा कि ये 2023 तक कायम रहेगी, तो फिर तो ये आर्जी फिनोमेना हुआ ना। मैं इन सब दोस्तों के, मेरे सारे दोस्त हैं इनमें, यानी कोई ऐसा नहीं है कि जिनसे कोई मेरी परखाश हो पर्सनल, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं इन सब दोस्तों को कहता हूँ, मुस्तकिल फिनोमेना इस मुल्क में तहरीक इंसाफ है। मुस्तकिल फिनोमेना उसका जितना भी मुस्तकिल हो सकता है, क्योंकि उसके ऊपर भी मदर साहब ने एक बात हमेशा कहते हैं, वो मैं जब भी उनसे इत्तफाक होता है किसी टॉक शो में, कि इमरान खान को भी अपने लिए एक मुतबादिल तलाश करना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त है उनकी बात, बामकसद सियासी जमातें ऐसा करती हैं। लेकिन एक बात आप अलाउंस दे दें, देखें यहाँ पर यानी 100 साल पुरानी, 1.25 साल पुरानी मुस्लिम लीग है और या मुस्लिम लीगें हैं, ठीक है, कोई कम अज कम 52 साल 53 साल पुरानी पीपल्स पार्टी है। तो इस पहलू से, और वो 2-2 3-3 4-4 मरतबा हुकूमतें कर चुके हैं, ठीक है। वेयर एज इमरान खान इज अ न्यू कमर इन दिस गवर्नमेंट, और जो ये एजेंडा लेके आया हुआ हो कि एहतसाब भी करना है, निरी हुकूमत चलाना अनवार भाई इस कदर आसान था। ये जो सारे हम चैलेंज करके हर वक्त रखते हैं इनको तो थोड़ा सा हाथ फेरने की देर थी, ये सब सो जाते और इमरान खान बादशाह बन के इस मुल्क में हुकूमत करता। मसला क्या है? मसला यह है कि वो हकीकी तब्दीली लाना चाहता है। जब वो रोज कहता है ना कि मैं इंसाफ कायम करना चाहता हूं, और इंसाफ उस वक्त तक कायम नहीं हो सकता जब तक ताकतवर इंसाफ के नीचे नहीं आएगा। आप मुझे बताइए, ये हदफ, ये जो ताकतवर इंसाफ के नीचे आ रहा है, एहतिसाब के नीचे, ठीक है ना, ये बात तो आप माने ना कि रोजाना इमरान खान वो घर से निकलता है
इसी अज़म के साथ निकलता है। वो ये कहते हैं, मुझे उन्होंने ये कहा कि एजाज तुम्हारा क्या ख्याल है मैं वजारत उज़्मा करने के लिए घर से निकलता हूँ, मैं जिहाद के नुक्ता नज़र से निकलता हूँ, मुझे इस मुल्क के अंदर इंसाफ कायम करना है और इंसाफ उस वक्त कायम होगा जो ताकतवर इंसाफ के नीचे आएगा। आप मुझे बताइए दिल में सोचकर कि ये ताकतवर को इंसाफ के नीचे लाने में जब वो रोज तकरीर करता है तो कहां कहां जद नहीं पड़ती। वो जद जो पड़ती है इंशाल्लाह ये कश्मकश हक व बातिल की और खैर और शर की ये जारी है और इंशाल्लाह ताला बिलाखिर हमेशा सच्चाई को फतह हासिल होती है और इंशाल्लाह ताला होगी। झूठ के पांव नहीं होते, मुजरिमों के कोई ठिकाने नहीं होते। ये जो अज़म है टुवर्ड्स द एंड मज़हर अब्बास साहब जो जिसकी बड़ी खूबसूरती से उसका इजहार भी किया एजाज चौधरी साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोर कमेटी में भी बात की थी। आप समझते हैं कि दे विल विथस्टैंड द प्रेशर फ्रॉम विद इन और आउटसाइड, क्योंकि बजट सेशन इज आल्सो राउंड द कॉर्नर और जहांगीर तरीन साहब ग्रुप कहते हैं कि वो ग्रुप 2023 तक रहेगा, जैसे आपने कहा उस्मान बुज़दार साहब आपकी प्रेडिक्शन 2023 तक रहेंगे। देखिए बजट तो पास हो जाएगा, अच्छा, लेकिन इस इशू को इमरान खान का बहुत ही जो है वो डिसाइसिव मोमेंट है इमरान खान साहब के लिए। अगर उन्होंने सरेंडर कर दिया तो इमरान खान शायद सरवाइव कर जाए लेकिन उनका बयानिया सरवाइव नहीं करेगा। लेकिन अगर उन्होंने सरेंडर नहीं किया और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया, देखिए अकाउंटेबिलिटी सिर्फ चंद अफराद बड़े अफराद को सजाएं देने का नाम नहीं, अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने का नाम है, इदारा इस्टेब्लिश करने का नाम है। मैं आज रहूं या ना रहूं, लेकिन कल मैं नहीं रहूं तो वो इदारा जो है वो अपनी जगह मजबूती से खड़ा रहे। हमारी यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ ये देखते हैं कि गवर्नमेंट में क्या हो रहा है और गवर्नमेंट से आगे का नहीं सोचते कि आगे 20 साल बाद क्या होगा। हमारी यहाँ सड़कें भी 20 साल तक के लिए बनाई जाती हैं, 5 साल के लिए। अंग्रेज जब सड़क बनाता था तो 100 साल सामने रखता था। आज भी आप पुरानी बिल्डिंगों में चले जाएं तो आपको आज भी एयर कंडीशन की जरूरत नहीं होती। तो हमारी सोच जो है वो महदूद नहीं होनी चाहिए, वो 100 साल आगे को देखना चाहिए, 50 साल आगे को देखना चाहिए। तो इमरान खान को इदारे बनाने चाहिए, इदारे अब तक नहीं बना पाए। हम सिर्फ नारे लगाते हैं, हम चंद अफराद को सजा देके कहते हैं कि सब बड़ों को सजा होगी। नहीं, जब तक आपका जुडिशियल सिस्टम ही बेहतर नहीं होगा आप कैसे कह सकते हैं ये बातें। इसलिए कि ये फिर कल आप नैब को बुरा कहते हैं, फिर एक दिन अच्छा कहते हैं, एक दिन बुरा कहते हैं। इसलिए इंस्टीट्यूशन बनाए, पुलिस का इदारा नहीं खड़ा कर सके, सिविल रिफॉर्म नहीं कर सके, जुडिशियल रिफॉर्म नहीं कर सके। अगर इन 1-2 सालों में ये कर लेंगे तो जाहिर है इमरान खान को ही फायदा होगा, तहरीक इंसाफ को ही फायदा होगा और मुल्क को फायदा होगा। ये मतलब साहब बिल्कुल एंड में सर, ये इंस्टीट्यूशंस की जो इस्लाहात है ये बड़ा अहम नुकता उठा है, इस पे आपका मैं फाइनल कमेंट देखिए मैं आपसे अर्ज करूं, दुनिया भर में जितने पॉलिटिकल फिलॉसफीज हैं सबसे पहले फ़लसफ़े को इस्तेहकाम दिया जाता है, ठीक, और वो इस्तेहकाम इमरान खान दे रहा है। 22 बरस उसने उस बात के ऊपर खड़ा रहा और 2.5 बरस 2.25 साल उसके ऊपर उसने हुकूमत कर ली है, उसमें सरे मुँह इनहराफ नहीं है। और मैं मज़हर भाई की वसातत से पूरे पाकिस्तान को ये यकीन दिलाता हूँ कि इमरान खान कभी किसी गलत बात पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, ठीक है, एक बात। उसके बाद बिलाशुबा हम बहुत बड़े क्राइसिस से हैं कि हमारा जो लोअर जुडिशरी है वो भी और अपर ऊपर जिस तरह चलते हैं, बड़े चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को इस हवाले से उसको बेहतर हो। मिसाल के तौर पे ये 3 महीने की छुट्टियां हुई हैं ना, अब ये सोशल मीडिया, मैं तो नहीं किसी का मुंह बंद कर सकता, आप सोशल मीडिया पे देखें क्या कुछ चल रहा है ये 3 माह की छुट्टियों के ऊपर। वो कहते हैं इतने 3.5 महीने इतनी छुट्टियां, उसके बाद इतनी छुट्टियां और 365 दिन में से इतने दिन काम। चुनाचे देखे ना, मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो जो रोज देखता हूँ ये जो पावर दे दी है ना, हर एक को जुबान दे दी है, हर आदमी उस पर बात करता है सोशल मीडिया। तो ये जो चीज़ है ना जी, मैं समझता हूँ कि ये इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बराह रास्त एक यानी एहतसाब का कोड़ा बरसता रहता है। अलबत्ता मैं इससे इत्तफाक करता हूँ कि इन अदारों को इस्तेहकाम देने के लिए इसमें मुदाखलत नहीं की जानी चाहिए। हुकूमत ने जो चीज़ स्ट्रेंथन करनी है वो अपने रिफॉर्म से करें और पुलिस रिफॉर्म और एहतसाब का इदारा भी ऐसा होना चाहिए जिसमें सबका एतमाद हो। एहतसाब के लिए अदारे के लिए हम पिछले 1.5 साल से एहतसाब के अदारे को बेहतर करने के लिए ऑपोजिशन को बुलाते हैं, वो सवाए मराहत हासिल करने के उसमें एक तजवीज़ भी नहीं देते। आपने छेड़ा तो था वो वाला यानी ईवीएम और उसका मसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं, अब उसके ऊपर आप दुनिया यानी टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। हमारा आरटीएस बैठ गया था, इसलिए उनको आरटीएस बैठ गया, उन्होंने बैठाया था। किन्होंने बैठाया? जिन्होंने जो ये कह रहे हैं, मैं तो हुकूमत में नहीं था। हाँ। कौन इलेक्शन कमीशन था,
कौन हुक्मरान थे? इसलिए ईवीएम उन्होंने बिठाया ना। ईवीएम के ऊपर तो कोई ईवीएम तो देखे ना, एक ये आपके हाथ में है डिवाइस, ये ईवीएम है, ये चारों तरफ से इसको खोल के देख लें, दुनिया को दिखा लें। कह रहे हैं यूएस के इलेक्शन तो इसलिए मैं नहीं समझता। जी लास्ट वर्ड सर, फिर मैंने आगे। देखिए इलेक्ट्रॉनिक वोट बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ लिटरेसी रेट क्या है। हमारे यहाँ जो देहात में वोट डालने आता है उसको आप किस तरह बताएंगे ये सारी बातें? ये प्रोसेस वो होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक वोट की अफादियत को कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन हम हमेशा जब ये फैसले करते हैं तो बहुत डिले कर देते हैं इन फैसलों। इसको वक्त चाहिए होता है। आपके यहाँ एक नॉर्मल वोटिंग प्रोसीजर में आप देखते हैं कि उसे पता नहीं होता वोट कैसे देना। ये एजाज साहब का कमेंट इस पे, ये आप हम लोग तो एक देहाती आदमी कैसे ईवीएम इस्तेमाल करेगा? मैं आपसे अर्ज करता हूँ, मजहर भाई को तो मेरा ख्याल है कि जरूर ना डायरेक्ट डॉक्टर अलवी साहब से बात कर लेनी चाहिए और उनसे, बिकॉज ही हैज एक्सेस मोर देन मी। लेकिन मैं ये कहता हूँ, नहीं ये सारी दुनिया को पता है। देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कोई प्रोसेस ऐसा नहीं है कि जो आम जिस तरह वोट डालते हैं ना उसको अवॉइड किया जा रहा हो, कोई प्रोसेस ऐसा नहीं है। अच्छा, आप यकीन करें, जैसे हम आम डब्बे में वोट डालते हैं, आप पॉइंट दबा दें, वो भी सामने डब्बे में गिरता हुआ पर्ची नजर आएगी, आपने उसी के ऊपर अंगूठा लगाना है जिसके ऊपर आप वोट देना चाहते हैं। तो वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई छुप के कोई चीज ईवीएम पे चला तफसीली गुफ्तगू। एजाज साहब, अगर आपने इस मुल्क में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी है तो जब तक इलेक्शन कमीशन के पास पावर्स नहीं होंगे, पूरा स्टाफ नहीं होगा, आप अल्टीमेटली डिपेंडेंट होते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के, आप डिपेंडेंट होते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के। उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लुक आफ्टर कर रही होती है सारे प्रोसेस को। सर इस पे भाई वो जो पहला नुक्ता है ना जी अमेंडमेंट्स का, वो है ही ये कि इलेक्शन कमीशन को हम फाइनेंशियल अथॉरिटी और जितना उनको चाहिए उसके लिए गवर्नमेंट इंतजाम करे। वक्त हमारा खत्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब, आपका बहुत शुक्रिया सेनेटर एजाज चौधरी साहब, इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू इन आवर शो। व्यूअर्स, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, उसके बाद आएंगे तो जरा कोविड-19 के हवाले से बहुत मुस्बत खबरें आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में, इस पे जरा गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा वक्त, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। Achieve their UN climate action goals, which calls for urgent actions to combat climate change 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's Pakistan! वेलकम बैक व्यूअर्स। कोविड-19 के हवाले से आपको बताते चलें, अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान में 10 हफ्तों बाद आफ्टर 10 वीक्स कोरोना की शरह में कमी देखी गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में केसेस की जो शरह आई है वो 4.82 है। आपके में इससे कबल मई के इब्तिदा में ये बहुत ज़्यादा थी, 8+ थी, 4.82 आई है। अलबत्ता 92 अफराद जाम बाग हुए हैं, उनके लिए दुआए मगफरत, और 2253 अफराद इस मर्ज में मुब्तला हुए हैं। पंजाब में शरह में काफ़ी कमी आई है, 3.13% बताया जा रहा है। और इसी के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि जो उनकी इमरजेंसीज और ओपीडीज़ हैं उन्हें बहाल कर दिया जाए, और 7 जून से पंजाब भर में लाहौर समेत स्कूल्स, प्राइवेट और पब्लिक, उन्हें भी खोलने का फैसला किया है गवर्नमेंट SOPs के साथ। इसके साथ एक और अहम खबर यह है कि जो वैक्सीन सप्लाई लाइन है उसमें बड़ा ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। चीनी वैक्सीन अब पाकिस्तान में उसकी फॉर्मुलेशन हो रही है और उसको तैयार किया जा रहा है पाक वैक के नाम से। ये आप उसकी तस्वीर भी देख सकते हैं, हमने स्पेशली रखी थी।
ये इससे ये फायदा होगा कि जो हमारी वैक्सीन सप्लाई है, जो डिपेंडेंट थी इंपोर्टेड वैक्सीन पे, वो जो इन्हिसार था वो खत्म हो जाएगा। और 3 मिलियन पर मंथ, यानी मई के एंड में 30 लाख वैक्सीन हर महीने बनाई जाएंगी और लोगों को लगाई जाएंगी। तो वो जो मैसिव वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया जाएगा। इस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे होंगे, और जो सबसे जिनका ज़बरदस्त काम भी रहा है, मैं खुद उनका ज़ाती तौर पर मोतरफ हूँ, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब ने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर, वजीर सेहत पंजाब, उन्होंने उनको वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आप ट्रैवल भी कर रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये बहुत अच्छा एक टर्न अराउंड हुआ है, आप बताएंगे इसकी बड़ी वजह क्या बनी? हमारा एहतियात करना, वैक्सीनेशन करवाना, एसओपीज को मलूज़े खातिर रखना। अब तो पंजाब में भी अल्हम्दुलिल्लाह जो पॉजिटिविटी रेट है वो 3 के करीब घूम रहा है, ऐसा ही है मैम? जी बिल्कुल सही आपने फरमाया। असल में इसमें जो सबसे अहम कदम उठाया गया वो ये है कि स्ट्रिक्ट एसओपी पे जो हमने इम्प्लीमेंटेशन कराई है उसका देखिए आपके सामने इस वक्त आपको फायदा नजर आ रहा है। खास तौर पे ये जो 5-6 दिन जो बंद किए ईद पे, उसका असर अब आपके सामने नजर आ रहा है। और इसके अलावा अब अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो 10% तो अब लाहौर की तकरीबन 10% आबादी को वैक्सीनेट कर दिया गया है। इसी तरह पूरे पंजाब में 5 से 6% आबादी जो है उसको वैक्सीनेट करके कोई तकरीबन अब हम 28 लाख के करीब पहुंच गए हैं। और इंशाल्लाह जितनी ज्यादा वैक्सीनेशन करेंगे और एसओपी में हम अपना इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे, उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक हम इस वबा से अपनी जान छुड़ा सकें। चलिए, तो बहुत हौसला अफजा खबर है। मुझे बताइएगा पाक वैक के हवाले से, चूंकि आप डॉक्टर भी हैं, ये सिंगल जैब यानी एक ही इसका इंजेक्शन लेगा वैक्सीन, इसकी अफादियत, जाहिर बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायल है वो इसने सक्सेसफुली लॉन्च अप्रूव कर लिया है, इससे कितना टर्न अराउंड आएगा? क्योंकि जाहिर बात है हमारी थोड़ा इन्हिसार है, जो वैक्सीन बाहर से आती तब लगाते हैं, कोवैक्स के तक एस्ट्राजेनेका आई, पाक वैक्स से ये जो हदफ है ये पूरा कर लिया जाएगा इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक। देखिए जब आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जब आप खुद कफील हो जाएं उससे तो अच्छी बात ही कोई और नहीं हो सकती। और हम बड़े शुक्रगुजार हैं चाइना के कि चाइना की जो दोस्ती है वो हमेशा हर तरीके से हमें मदद करती रही है। कॉन्साइनो की ट्रायल हुई और ट्रायल होने के बाद आपको पता है 18,000 लोगों को ये ट्रायल में शमूलियत की गई और उसका देखा कि बहुत अच्छा असर हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो लोगों के अंदर इसका तकरीबन मुस्बत असर जो था वो 90% से भी ऊपर था। ये तो इट वॉज अ वेरी इफेक्टिव वैक्सीन। और फिर इट्स अ सिंगल डोज वैक्सीन, यानी एक ही डोज लगनी है, जिसका बहुत बड़ा फायदा है कि परेशानी ना उठानी पड़े, दूसरी वैक्सीन ना लगनी पड़े, तो एक ही सिंगल डोज वैक्सीन है। तो इसकी जो हमें अच्छी मुस्बत बात जो है कि इसकी फॉर्मुलेशन अब पाकिस्तान में शुरू हुई है। कंसंट्रेट जो है वो चाइना से आया था और वो कंसंट्रेट में फॉर्मुलेशन जो है, और ये दिस इज द सेकंड स्टेज ऑफ फॉर्मिंग वैक्सीन। ये एक्चुअली इट इज अ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स होते हैं इसके अंदर। तो बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान में ये सारे प्रोसीजर्स फॉलो हुए, फॉर्मुलेशन हुई, फॉर्मुलेशन होने के बाद पैकेजिंग हो के क्वालिटी एश्योरेंस, ये सब कुछ यहाँ हो रहा है। तो इसके बाद इंशाल्लाह 2-3 माह के बाद वंस वी स्टार्ट वैक्सीनेटिंग, तो हम इंशाल्लाह मेरी बात हुई थी जनरल आमिर कराम साहब से जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के हैं, जहाँ ये सारी वैक्सीन अब यूज होगी, उन्होंने बताया कि इंशाल्लाह 3 माह के बाद जब हम इस सारे प्रोसीजर के अंदर हमारी एक्सपर्टीज बहुत अच्छी स्किल्स डेवलप हो जाएंगी, तो फिर हम फर्स्ट स्टेज पे भी जाएंगे, यानी जो पहला मरहला होता है वैक्सीन डेवलप करने का, उसकी मरहले पे चले जाएंगे। और ये कुछ इसलिए है कि हमें वैक्सीन अपने खुद प्रोड्यूस करनी चाहिए जी। और आज से पहले कभी किसी हुकूमत ने इस तरफ नहीं देखा। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारी हुकूमत जो है इस चीज पे कंसंट्रेट कर रही है कि हमारे में कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम अपनी वैक्सीनेशन को प्रोड्यूस करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएगा कि इस वक्त तो डिक्लाइन है, पॉजिटिव रेशियो में कमी आ रही है, जो कि अच्छी बात है। क्या ये मौजू वक्त है कि 7 जून से पंजाब भर में स्कूल्स, प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स खोले जा रहे हैं, आपने ओपीडीज और सर्जरीज को बहाल करने के अहकाम जारी किए हैं, इज इट सेफ, टाइमिंग्स ठीक है, उस हवाले से पूछ रहा हूँ। मकसद ये कि जी इट इज वेरी डिफिकल्ट, ये बात है कैच 22 पोजीशन होती है, डिफिकल्ट डिसीजंस हैं, लेकिन आप सामने ही हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन, कीपिंग स्ट्रिक्ट विजिलेंस, हम लोग को आपको पता है हर रोज
मीटिंग एनसीओसी की होती है, हमारी अपनी टास्क फोर्स बनी है जिसकी मीटिंग रोजाना होती है। हर रोज की सिचुएशन जो है उसको बाकायदा एसेस किया जाता है। और आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि बच्चों का सालों का जो एजुकेशन के साल का हर्ष हुआ है, शायद हमें बड़ा वक्त लगे इससे रिकवर होने के लिए। तो बहुत अहम है कि अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को दोबारा खोला जाए और अल्लाह खैर करे और लेट्स होप फॉर द बेस्ट के सिचुएशन जो है ये कंट्रोल में रहे और हम अपने बच्चों की तालीम जो है उसकी तरफ सही ध्यान भी दे सकें। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, कोविड-19 की वैक्सीनेशन के बाद जब दोनों डोजें लग जाएं, उसके बाद आप कितने फीसद सिक्योर हो जाते हैं कि आपको कोविड का इन्फेक्शन ना हो? क्योंकि सवालात सोशल मीडिया पे आ रहे हैं कि उसके बावजूद भी ऐसे केसेस आए हैं, जैसे हमारे वजीर तालीम शौकत महमूद साहब, उन्हें कोविड उनका पॉजिटिव है, अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहतियाबी से नवाजे। मैं आपसे जानना असल चाहूँगा। में ये जो अहम चीज समझने के लिए ये नहीं है कि वैक्सीन लगने से चांसेस ये हैं कि आपको कोविड की इन्फेक्शन नहीं लगेगी, कोविड की इन्फेक्शन लग सकती है, लेकिन अच्छी बात ये है कि वैक्सीन आपके अंदर इतनी इम्यूनिटी पैदा कर देती है कि जो सख्ती होती है इसकी या जो आपको पता है इसकी विरुलेंस और जो इसकी सीरियसनेस है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। और कम होने की वजह से नेचुरली आपको पता है कि सबसे ज्यादा इफेक्ट लंग्स के ऊपर होता है। तो ये डेफिनेटली दिस वैक्सीन प्रोटेक्ट्स यू टू क्वाइट एन एक्सटेंट। तो यानी इंटेंसिटी जो है ना डिजीज की उसको बहुत कम कर दी और यही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये देखा गया है कि खास तौर पे जिनको इन्फेक्शन लगती है उसमें से 10% जो है उनको तकरीबन अस्पताल जाना पड़ता है, जिसमें से 2% टोटल जो हमारे लोग इन्फेक्टेड होते हैं लेकिन बिकम वेरी सीरियस। और आप सामने ही है लोगों को वेंटिलेटर्स पे जाना पड़ा और वी हैव पंजाब के अंदर ही आप देखें तो 9,000 से ज्यादा डेथ्स हो चुकी हैं, जो बड़ी तकलीफ दे चीज है। ये कम से कम बहुत हद तक फर्टिलिटी रेट जो है इसको कम कर देती है, इसलिए लोगों का वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। लोगों को ये इस चीज का एहसास होना चाहिए कि वैक्सीन लगेगी तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकेंगे इसके एडवर्स इफेक्ट से, यानी इसकी जो इंतहा का इफेक्ट होता है जिसमें लंग्स सारे खराब हो जाते हैं, आपको फिर वेंटिलेटर्स पे डालना पड़ता है, तो उस इंतहा तक ये फिर डिजीज नहीं पहुंचती। तो मेरा ख्याल है कि जो हमें अब इस वक्त लोगों में नशीर करनी चाहिए वो यही है कि वैक्सीन का बहुत बड़ा फायदा है। SOPs के साथ अगर हम वैक्सीन अपने आप को लगवा लें तो यकीनन हम जो इंटेंसिटी है इस बीमारी की बहुत हद तक कम कर। ये आपने हम लोग तो उठाया, मैंने इसी सवाल उठाया कि इस पे बात आ रही थी। ये बताइएगा कि आप समझती हैं कि इंशाल्लाह जब पॉजिटिविटी कम हुई, रेशियो कम हो रही है, तो स्कूल्स OPDs खुल रहे हैं, जो बड़ा अहम फैसला है। दीगर शुबा जात भी तब खुलना शुरू हो जाएंगे और उस हवाले से भी हुकूमत पंजाब जो है स्पेशली शादी हॉल्स हैं, इंटरनल डाइनिंग की बात है, रेस्टोरेंट्स है, वो बिजनेस भी इससे बड़ी बुरी तरह हिट हुए हैं। आपको थोड़ा सा ये आखिरी हिस्सा दोहराना पड़ेगा, वजह ये आपको पता है आपकी आवाज टूट रही थी जी। डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये था कि आपने स्कूल्स और हॉस्पिटल की OPDs और सर्जरीज बहाल कर दी, दीगर जो सेक्टर्स हैं हमारे ये इंटरनल डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में और जो शादी हॉल्स हैं उनको भी ओपन करने का मरला कोई आपके जहन में है, कोई टाइमलाइन है? वो जो हमारी टास्क फोर्स ने डिसीजन किया कि ये सारे जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जैसे कि टीचर्स हैं उनको सबको हम वैक्सीनेट कर रहे हैं, यानी जिन सेक्टर्स की आप बात कर रहे हैं सबसे पहले तो उनके सारे वर्कर्स को हम वैक्सीनेट कर दें ताकि उनको तो प्रोटेक्ट कर सके। इट ऑल्सो इंक्लूड्स पीपल वर्किंग इन रेस्टोरेंट्स, लोग जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हम इंशाल्लाह उन सारे ग्रुप्स को वैक्सीनेट करने लगे हैं ताकि उनको प्रोटेक्ट कर सके। और जैसे जैसे वैक्सीनेशन इन ग्रुप्स के अंदर आपको पता है आज जैसे डिसीजन दी गई है कि मेडिकल कॉलेज के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स टू फाइनल ईयर, पहले तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर और फोर्थ और फाइनल ईयर के सारे स्टूडेंट्स को हम वैक्सीनेट करने लगे, क्योंकि देयर इज नो आइडिया हम मजीद मेडिकल कॉलेजेस को बंद नहीं करके रख सकते। वजह यह है कि बच्चों के साल जाया होंगे और फिर सबसे बड़ी बात है ये तो वैसे भी फ्रंटलाइन वर्कर्स में शामिल है। थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स हमारे बच्चे जो हैं वो हॉस्पिटल्स में अटैचमेंट्स करते हैं, तो अब सबको हम वैक्सीनेट करने लगे हैं और ये जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं तो करके वैक्सीनेट, तो हमारे लिए सेक्टर्स को वन एट अ टाइम खोलना जो है वो आसान हो जाएगा जब हमें पता चलेगा कि ये सारा सेक्टर जो है वैक्सीनेट हो गया। मैं डॉक्टर साहब टुवर्ड्स द एंड, क्योंकि आप ट्रैवल भी करें, मैं आपसे जानना चाहूँगा भारत में भी इस वक्त तो अपनी पूरे
शिद्दत के साथ है, उसमें गालिबन दिल्ली में थोड़ी बहुत कमी वाक़या हुई है। पाकिस्तान को अपना गार्ड लोअर नहीं करना चाहिए। हमारी पॉजिटिविटी रेशियो में कमी आई है, लेकिन हमें तमाम चीज़ों को एहतियात बरतना चाहिए। वहाँ तो अल्लाह माफ़ करे ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस की भी कुछ केसेस सामने आए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा इस चीज़ को, क्योंकि इसका पंजाब में भी जो इम्पैक्ट आया था वो यूके वेरिएंट से आ गया था। शादियां भी हुई हैं, बहुत से लोग आए, फिर आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा भी उसकी ग्रिप में आया। इस अपना जो एहतियात का जो दामन है उसे नहीं हमने मतलब कि हटाना। आपने बिल्कुल सही फरमाया। वजह ये है कि देखिए, हम तो किसी तरीके से भी अपना गार्ड लोअर नहीं कर सकते। इस वक्त लोगों को हर तरीके से एहतियात करनी चाहिए। खास तौर पे कारोबारी लोग तो बिल्कुल इस तरफ ध्यान नहीं देते। अगर आप एहतियात नहीं बरतेंगे और आप SOPs नहीं फॉलो करेंगे, तो कल जब कारोबार बंद होंगे उनका बहुत बड़ा असर जो है वो मीशत पे होगा। तो हमारी जो सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ये ना समझे कि कोरोना कहीं चला गया। हमें ये जंग अभी लड़नी है, और इस जंग में लड़ने के लिए दो चीजें बड़ी अहम है। एक तो SOPs पे प्रैक्टिस करना, अपनी मास्क पहनना, हाथों को बार बार धोना, एहतियात करना, और इसके अलावा वैक्सीनेशन लगवानी, यानी वैक्सीन लगवानी जितनी जल्दी हो सके हम जल्द से जल्द अपनी वैक्सीन लगा लें। हमें तो NCOC ने हदफ जो दिया, अगले महीने से इंशाल्लाह हम 2 से 2.5 लाख रोजाना वैक्सीन लगाएंगे, और जुलाई के महीने से 4 लाख वैक्सीन रोजाना लगानी शुरू करेंगे। तो हम इसके अंदर लोगों की हमारे साथ तावन, लोग हमारे साथ दे, ताकि हम मिल के ये जंग लड़ें। और ये जब इंशाल्लाह से काबू पाया जाएगा तो इंशाल्लाह फिर जिंदगी उसी तरह मामूल पे आ सकेगी। अभी तो बहुत मुश्किल है जो हालात जा रहे हैं कि जिंदगी मामूल पे आए अगले कई महीने। तो इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेहरबानी करके हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करें और अपनी वैक्सीन लगवाइए, ताकि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। वरना जिस तरह आपने फरमाया है कि जो हिंदुस्तान का हाल है वो किसी वक्त भी हो सकता है अगर हम हिफाजत ना करें। और अल्लाह ताला की खास मेहरबानी है कि पाकिस्तान के ऊपर ये इस तीसरी वेव में से भी हम बहुत बच के निकल रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, वज़ीर सेहत पंजाब लिया जा रही थी, ट्रैवल कर रही थी, लेकिन उन्होंने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, बड़ा अहम नुकता जो एंड में उन्होंने उठाया कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो तीसरी लहर है कोरोना वायरस की, उससे भी हमें नुकसान हुआ है। ज़ाहिर है जो भी जाने गई हैं वो बहुत कीमती जाने थी, अल्लाह ताला उनके दर्जात और बुलंद करे, जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। लेकिन उस तरह नुकसान नहीं हुआ जो हमसाया मुल्क भारत में हो रहा है या दीगर ममालिक इसकी लपेट में आए हैं। लेकिन इस शुक्र अदा करने के साथ साथ हमें एहतियाती तदबीर भी इख्तियार करना होगी। अपने आप को वैक्सीनेट कराइए। एक अच्छी बात है कि पाक-वैक जो जिसकी फार्मूलेशन पाकिस्तान में हुई, हर पैकिंग पाकिस्तान में हुई, और इंशाल्लाह जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा कह रही थी कि NIH के सरबरा से इनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि 3 माह के अंदर इसके बनाना भी पाकिस्तान में इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। उसकी 30 लाख डोजेस पर फी मंथ हर महीने हमें अवेलेबल होंगी। उससे अपने आप को उससे फ़ायदा उठाइए, अपने आप को वैक्सीनेट करें, ताकि जो इसकी संगीनी है, ये बड़ा अहम नुकता है। बहुत से लोग कहते हैं कोविड वैक्सीनेशन के बावजूद कोविड हो जाता है। तो जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने कहा है कि अगर हो भी जाए तो उसकी वो संगीनी नहीं होते, आपके फेफड़े उस तरह बुरी तरह मुतासर नहीं होते, और खुदा न खासा वेंटिलेटर पे नहीं जाते। आपको हल्का फुल्का जैसे फ्लू होता है उस तरह का इसका अटैक होता है। तो ये आज का टेक अवे था। कल हमने इस पर बात की थी, लेकिन वी कुडंट फाइंड अ प्रॉपर गेस्ट। आज डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा हमारे साथ मौजूद थी। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज के लिए यही कुछ। अपना फीडबैक फेसबुक और ट्विटर पर जरूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह जिंदा रही, सेहत रही। आपसे कल रात 10:05 पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।